का हमारा टॉपिक रहेगा, एक ऐसे बेसिक एक्ट को हम करेंगे जो कि जुडिशियल सिस्टम और जो हमारे कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं उनको रन करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये वाला एक्ट ना हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक्ट प्रॉपरली वर्कआउट कर पाएगा और हम जो जुडिशियल सिस्टम है उसको रन कर पाएंगे। You know well that system is very clear in your mind, and I know it, you know all. That is called as Indian Evidence Act. इंडियन एविडेंस एक्ट। लेकिन उससे पहले जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा, जो कि हमने पहले किया था ताकि इसकी कनेक्टिविटी बनी रहे। तो सबसे पहले हमने शुरुआती दौर में किया था कि देयर वर टू टाइप्स ऑफ लॉज, टू कैटेगरीज ऑफ लॉ। वन इज सब्सटेंटिव लॉ एंड अदर इज प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ को मैं छोड़ रहा हूं, लेकिन प्रोसीजरल लॉ को हमने बड़े अच्छे तरीके से किया है, डेयरली किया है। लेकिन नाउ you are well conversant with the facts and the what I can say, the essence of that particular codes which are governing the process of law, right? तो प्रोसीजरल लॉ के अंदर भी हमने दो तरह से किया था। there was one somebody is कहां चल गया? अच्छा, प्रोसीजरल लॉ की अगर बात करें तो ये भी दो तरह से यूज होता है। There are two types of laws. One is civil law and other is criminal law. You know well. सिविल लॉ के अंदर एक अलग कैटेगरी है और क्रिमिनल लॉ के अंदर एक कैटेगरी है। तो यहां पर क्रिमिनल लॉ में हमने बात की थी, देयर वर आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी, and in the civil side we had discussed about CPC, Civil Procedure Code. These are the three codes which are the backbones, which are the primary sources, sources by which the law governs, by which the court process governs, not a law but the court process governs. Okay, तो सिविल प्रोसीजर कोड को हमने अभी जस्ट खत्म किया है, आईपीसी को भी हमने टच नहीं किया है, लेकिन इसका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो हमने किया है, क्योंकि आईपीसी इज ए सब्सटेंटिव लॉ, इसको हम यहां से हटा देते हैं। तो अगर यहां देखा जाए तो क्रिमिनल साइड में सीआरपीसी इज द प्रोसीजरल लॉ एंड इन सीपीसी, इन सिविल लॉ द सीपीसी इज द प्रोसीजरल लॉ। तो अब इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों जो कोड हैं इन दोनों ने सिविल और क्रिमिनल साइड में एस्टेब्लिश किया द प्रोसेस ऑफ लॉ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट्स, कैसे कोर्ट आगे रन करेगा, कैसे हम जजमेंट तक पहुंचेंगे, कैसे हम एग्जीक्यूशन करेंगे, कैसे हम लॉ को एंड पॉइंट तक पहुंचाएंगे, आइदर इन क्रिमिनल साइड और इन सिविल साइड, राइट। लेकिन फ्रेंड्स, अगर सीपीसी ने एक प्रोसेस दिया है कोर्ट का, वैसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ने दिया है, लेकिन इन्होंने सिर्फ एक प्रोसेस दिया है हाउ द कोड विल रन, बट कोर्ट को एक टूल चाहिए, एक टूल, ऐसा टूल चाहिए जो कि कोर्ट को यह बताए कि जिस प्रोसीडिंग को हम कर रहे हैं उसको हमने एंड पॉइंट तक कैसे लेके जाना है, जजमेंट तक कैसे लेके जाना है। तो उसके लिए हमें चाहिए क्या, इधर भी ऑफेंस हुआ है, इधर कोई लायबिलिटी है, इधर सूट फाइल हुआ है, यहां पे प्रोसिक्यूशन चला है, लेकिन प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना है या यहां पर सिविल लायबिलिटी को प्रूव करना है, देयर मस्ट बी सम एविडेंस, देयर मस्ट बी सम रीजन, देयर मस्ट बी सम ऐसे डॉक्यूमेंटेशन चाहिए या कोई फैक्ट्स चाहिए जिससे कि हम अपनी जजमेंट तक पहुंच सके। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? ड्राई दे ऑफरी क्या बोले तो बोल क्लियर है आप सभी? तो सीपीसी और सीआरपीसी को कैसे आगे लेके जाना है और उसको कैसे हमने एंड पॉइंट तक लेके जाना है, इसके लिए चाहिए टूल, दोनों साइड एक टूल चाहिए, उसे कहते हैं हम इंडियन एविडेंस। प्लीज अपना माइक बंद कर दीजिए आप।
हाँ, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, क्लियर फ्रेंड्स? प्रोसीजरल लॉ के अंदर सिविल प्रोसेस को आगे लेके जाना, कोर्ट्स को रन करना है तो सीपीसी ले जाएगी, और सीपीसी को एड क्या कौन करेगा? इंडियन एविडेंस एक्ट। क्रिमिनल साइड से भी अगर कोर्ट एस्टेब्लिश हुए, कोई ऑफेंस हो कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट के अंदर आया, वो उन्होंने डिटरमाइन कर लिया, लेकिन उसको भी कंक्लूजन तक ले जाने के लिए किसकी जरूरत है कोर्ट को? इंडियन एविडेंस एक्ट की। दिस इज द बेसिक एक्ट जिसकी जरूरत, जिसके बगैर ना तो क्रिमिनल कोर्ट ना ही सिविल प्रोसीजर कोर्ट जस्टिफिकेशन ऑफ जजमेंट कर सकता है। जस्टिफिकेशन भी क्या करनी है, कर ही नहीं सकता है। तो हेलो सुरेंद्र, आर यू हैव यू जॉइन्ड मी? Yes, sir. Where were you for last 3 or 4 days? सर मैं शादी में गया था जी। अच्छा, हो गई शादियां खत्म अब? चलो हाँ जी, सॉरी सर। ओके ओके, डोंट वरी, डोंट वरी। ओके जी। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम सिविल प्रोसीजर और क्रिमिनल प्रोसीजर दोनों कोड्स को एक ऐसा टूल देने वाले हैं जो कि जिसके बगैर ये दोनों ही अपंग हैं। सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊंगा आप सभी को, राइट? तो यहां पर एविडेंस एक्ट एक ऐसा एक्ट आया, नाइदर इट इज सब्सटेंटिव, neither it is substantive nor it is procedural, nor it is procedural, ये दोनों ही नहीं है, लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सिविल प्रोसीजर कोड क्या था? सब्सटेंटिव भी था और प्रोसीजरल भी था। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या था? सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजरल लॉ था, ठीक है? लेकिन अगर हम सीपीसी को थोड़ा सा एलोबरेट करें तो सीपीसी भी सब्सटेंशियल और प्रोसीजरल लॉ के साथ साथ इसको हम एडजेक्टिव लॉ की डेफिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। एडजेक्टिव लॉ, एडजेक्टिव लॉ प्रोसीजरल लॉ में क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं, डिटरमाइन, राइट? लेकिन और यहां पर राइट एंड ड्यूटीज लायबिलिटीज को डिफाइन किया जाता है सब्सटेंशियल लॉ के अंदर। लेकिन अगर है तो प्रोसीजर है सीपीसी के अंदर, लेकिन यहां सब्सटेंशियल भी है वन पार्ट एंड सेकंड पार्ट हमारा प्रोसीजर है। दूसरी तरफ सीआरपीसी सिर्फ और सिर्फ डिटरमाइन करता है कोड कैसे लगेगा, कैसे आगे चलेगा। और यहां पर जब इंडियन एविडेंस एक्ट की बारी आती है, इंडियन एविडेंस एक्ट, इट इज ऑल्सो एडजेक्टिव लाइक सीपीसी, यहां भी डिफाइन करेगा। ये डिफाइन क्या करेगा? डिफाइन करेगा व्हाट द इंडियन एविडेंस एक्ट विल डिफाइन। एडजेक्टिव लॉ की थोड़ी हम डेफिनेशन देखेंगे पहले, तो फिर व्हाट द एडजेक्टिव लॉ सेज। एडजेक्टिव लॉ एक थोड़ा सा अलग सा मैटर है, उसको है वो सिर्फ प्रोसीजरल लॉ की तरह ही है, लेकिन वहां पे यहां डिटरमाइन रहता है प्रोसीजर में, वहां दूसरी ओर क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ डिफाइन करता है। द एग्रीगेट ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर और प्रैक्टिस इज कॉल्ड एज एडजेक्टिव लॉ। एग्रीगेट ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर, रूल्स ऑफ प्रोसीजर, यहां थोड़ा सा आपने इसको क्लियर करना है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर, ये भी रूल्स ऑफ प्रोसीजर कहता है सीपीसी। क्रिमिनल लॉ भी रूल्स ऑफ प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, क्या एग्रीगेट ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर, साथ में प्रैक्टिस बताता है, ठीक है? तो प्रैक्टिस यहां पे क्या आ रही है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर? प्रैक्टिस इज दैट इट डिफाइंस द प्रोसेस। It means the rules according to which the substantive law is administered. कैसे एडमिनिस्टर करना है सब्सटेंटिव लॉ को? सब्सटेंटिव लॉ को कैसे एडमिनिस्टर करना है? इट इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट लाइक सीपीसी एंड सीआरपीसी।
तो फिर क्लियर हो गया आप सभी को कि हमारे पास 3 एक्ट हैं, 2 कोड है, 1 एक्ट है, जिसके बगैर कभी भी कोर्स नहीं चल पाएंगे, कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाएंगे। मैंने सबसे पहले ये बात आपसे कही थी, आज वहां तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब इंडियन एविडेंस एक्ट की यदि हम बात करते हैं, सीपीसी हमने कर लिया है, सीआरपीसी हमने कर लिया है, एडजेक्टिव को हमने अच्छे तरीके से देख लिया है। तो क्रिमिनल लॉ के अंदर एक चीज मैंने कही थी आपको, क्रिमिनल लॉ के अंदर हमारे को क्या चाहिए था? क्रिमिनल लॉ के अंदर स्ट्रिक्ट प्रूफ बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स, ये आपने शब्द पढ़ा था ना, वी हैव गॉन थ्रू इट। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स, क्या होना चाहिए? ऐसा एविडेंस होना चाहिए, एविडेंस। प्रोसिक्यूशन हैव टू प्रूव बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स, क्या डाउट्स? गिल्ट को प्रूव करने के लिए स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है। और दूसरी तरफ सिविल के अंदर क्या है? बोलिए जरा, सिविल के अंदर क्या है? याद रहा? प्रीपोंडेरेंस ऑफ एविडेंस। हाँ, प्रीपोंडेरेंस ऑफ एविडेंस, प्रोपोंडेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, प्रोपोंडेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, ओके। प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए यहां पर, इधर स्ट्रिक्ट प्रूफ चाहिए। क्रिमिनल कोर्ट में किसी को भी सजा देनी है तो स्ट्रिक्ट प्रूफ, और यहां पर दावे को अगर आपने डिक्री करवाना है जिसकी फेवर में प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोपोंडेरेंस या प्रोपोंडेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, उसकी फेवर में ये सूट चला जाएगा। तो ये हमने देखा है, यहीं से पैदा होता है हमारे पास स्ट्रिक्ट प्रूफ और प्रोपोंडेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हाट इज दिस। ठीक है, तो इस चीज को क्लेरिफाई कौन करता है? इसको देने के लिए हमारे पास क्या मेथड है ना? तो उस मेथड को हम कहते हैं, एक प्रिंसिपल होता है, वो प्रिंसिपल्स रहता है, वो 3 कॉर्नर्ड प्रिंसिपल है, दैट इज कॉल्ड एज एविडेंस। एविडेंस है वो ऐसा जो स्ट्रिक्ट प्रूफ भी देगा या प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोपोंडेरेंस देगा, प्रोपोंडेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी देगा। तो एविडेंस वो चीज है, क्या है फिर एविडेंस, इसको हमने समझना है। और ये कैसे देगा ताकि सीआरपीसी और सीपीसी के अंदर जो प्रोसीजर है उसको प्रॉपर कंक्लूजन तक लेके जाए। तो व्हाट इज एविडेंस, ये समझना हमारे लिए जरूरी है। लेकिन एविडेंस में जाने से पहले इसके बेसिक प्रिंसिपल्स हमें समझने हैं। व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स? ओके, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं? एविडेंस शुड बी गिवन ऑफ मैटर इन इशू। स्ट्रिक्ट प्रूफ या प्रोपोंडेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के लिए क्या चाहिए? बात वही हो रही है सीपीसी और सीआरपीसी की ही, सब्सटेंटिव लॉ की ही बात कर रहे हैं हम, लेकिन उसमें ये टूल जुड़ गया है एविडेंस का एक। और एविडेंस का मतलब क्या है, और उस मतलब को इन 2 चीजों के साथ कैसे देखना है, स्ट्रिक्ट प्रूफ और प्रोपोंडेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के साथ, कि एविडेंस शुड बी गिवन ऑफ द मैटर इन इशू। नंबर 1, मैटर इन इशू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बीइंग ए एडवोकेट आपने इन चीजों को जरा ध्यान से समझना है। स्टूडेंट जो हैं वो इसको एज एकेडमिक देखें अभी, लेकिन अगर आपने ये चीज समझ ली तो यू विल बी, मैक्सिमम जो एडवोकेट हैं हमारे साथी हैं वो एविडेंस इस स्टेज के ऊपर फंस जाते हैं कि हाउ आई हैव टू रिएक्ट, हाउ आप एग्जामिनेशन चीफ,
हाउ आई हैव टू कंडक्ट क्रॉस एग्जामिनेशन, व्हाट इज री एग्जामिनेशन, कैसे हमने अपनी एविडेंस करानी है, कैसे उसको कंक्लूजन तक लेके जाना है, क्या हमें प्रूव करना है, क्या हमें नहीं प्रूव करना है, राइट। तो यहां पे आपको बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छे तरीके से आपने इस चीज को समझना है, और इसके बाद अगर ये समझ लिया, देन you will be the master of the court, because you had already gone through CPC, you had also gone through CRPC प्रोसेस, आपने अच्छा समझ लिया है। अब उस प्रोसेस को इस टूल के साथ अप्लाई करते हुए अपने सूट के साथ जस्टिफिकेशन कैसे करनी है, दैट इज इन द एविडेंस एक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है एविडेंस के बेसिक प्रिंसिपल्स? एविडेंस शुड बी मैटर इन इशू के ऊपर होने चाहिए। जो हमारा इशू लगा है, सीपीसी के अंदर इशू लगते हैं, राइट, लगते हैं कि नहीं लगते हैं? ऑर्डर 14 के अंदर, वैसे 211 के अंदर चार्ज लगता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज इश्यूज इन क्रिमिनल साइड। तो क्रिमिनल और चार्ज और इश्यूज के ऊपर हमें एविडेंस देनी है। जो हमारा इशू इन क्वेश्चन है उसके ऊपर हमारा एविडेंस होना चाहिए। कीप इट इन योर माइंड फर्स्ट। सेकंड, द एविडेंस मस्ट बी कन्फाइंड टू मैटर, कन्फाइंड टू मैटर इन इशू। पहले मैंने कहा एविडेंस शुड बी गिवन ऑफ मैटर इन इशू, ऑफ मैटर, ऑफ, राइट। एंड सेकंड में कहा कन्फाइंड, कन्फाइंड, दोनों में फर्क है, समझना इस चीज को। ऑफ मतलब जिस मैटर इन इशू जो हमारा है उसकी ही एविडेंस आनी चाहिए, उसकी ही एविडेंस आनी चाहिए। और दूसरा कन्फाइंड टू मैटर इन इशू, सेम लग रहा है दोनों, लेकिन कन्फाइंड का मतलब है यू शुड बी रिस्ट्रिक्ट अप टू दैट एक्सटेंट वेयर योर मैटर इन इशू इज। आपको वहीं तक रहना है, उससे आगे नहीं जाना है। समझ गए? जैसे एक बस में आप चढ़ते हैं, गाड़ी में जाते हैं, यहां से हमने किसी पर्टिकुलर प्लेस तक जाना है, दैट इज योर मैटर इन इशू कि मैंने आई हैव टू रीच देयर। और उससे आगे जाते हैं क्या? नहीं, वहां पहुंच के अपना काम करते हैं। दैट इज ऑल्सो वन सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल। तो एविडेंस शुड बी ऑफ मैटर इन इशू, वहीं तक रुकना है आपको, फिर उसके बाद उससे आगे नहीं ट्रेवल कर जाना है, वो आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। तो ये दो चीजें बिल्कुल समझनी है आप लोगों को, ऑफ मैटर इन इशू एंड कन्फाइंड टू मैटर इन इशू। ये है फर्स्ट प्रिंसिपल, है ना। और इसी के साथ एक और जोड़ देता हूं, अगर ऑन रेलिवेंट फैक्ट्स, कन्फाइंड मैटर इन इशू ऑन रेलिवेंट, रेलिवेंट क्या? फैक्ट्स, राइट। रेलिवेंट फैक्ट्स के ऊपर रहना है। रेलिवेंट फैक्ट्स क्या रहते हैं? जो हमारा मैटर इन इशू है। अगर ये चीज आपने थोड़े से, मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप इसे रेपिटेशन ना समझे, रेपिटेशन नहीं है ये, लेकिन ये चीज आपको अच्छे से समझाने के लिए है कि देयर मस्ट बी ए फैक्ट। मैटर इन इशू होगा, उसके ऊपर हमने एविडेंस देनी है और वहीं तक देनी है, और रेलिवेंट फैक्ट की देनी है। रेलिवेंट फैक्ट मतलब जो उस पर्टिकुलर इशू के साथ जुड़े हुए चीजें हैं, फैक्ट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरल है चाहे दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं। यू शुड बी कंस्ट्रेन योरसेल्फ अप टू relevant facts regarding matter in issue. Is it clear, friends? बताइए। राइट सर। राइट, ओके। तो ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल में से। वन प्रिंसिपल आपने देख लिया। अब इसी को और कनेक्ट करते हैं थोड़ा सा आगे। बेस्ट एविडेंस मस्ट बी ब्रॉट। बेस्ट एविडेंस, बेस्ट एविडेंस चाहिए हमें। इफ यू वांट टू प्रूव योर बर्डन विच इज अपॉन यू रिगार्डिंग क्रिमिनल साइड, क्या था बर्डन? स्ट्रिक्ट प्रूफ था, स्ट्रिक्ट प्रूफ था आपके पास यहां पर।
स्ट्रिक्ट प्रूफ और दूसरी तरफ प्रोपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज था। इन दोनों के बारे में बात हो रही है यहां पर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, आपका रेलिवेंट फैक्ट होना चाहिए, रेलिवेंट फैक्ट्स के ऊपर होने चाहिए। रेलिवेंट होना चाहिए एविडेंस, वन। सेकंड, बेस्ट एविडेंस, जो सबसे बेस्ट है आपके पास। किसी फंक्शन में आपने जाना है तो आप सबसे बेस्ट कपड़े आप निकालते हैं अपने, यू शुड लुक गुड, ओके। तो जो आपकी सबसे मनपसंद चीज है, जो आपका बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, उसे आप पहनते हैं। तो यहां भी वही चीज है, जो भी बेस्ट है, 10-15 एविडेंस है, उसमें से कौन सा बेस्ट है वो आपने चूज करना है, उसको रेलिवेंट फैक्ट के साथ जोड़ना है। दो चीजें आपकी क्लियर होगी। और तीसरी चीज है जो इंपॉर्टेंट है, जनरली क्या है, hearsay एविडेंस इज नॉट परमिसिबल। hearsay का मतलब क्या होता है, बोलिए। hearsay सुनी सुनाई बात, कोई स्पेस नहीं है एविडेंस एक्ट के अंदर। मैंने उससे ये सुना था, उसने ऐसा किया था, नो, नॉट एट ऑल। सब्जेक्ट टू सम प्रोविजंस हैं हमारे पास, सम एक्सेप्शंस हैं, है ना, एक्सेप्शंस। इन एक्सेप्शंस को छोड़ के जनरली हियरसे एविडेंस इज नॉट एडमिटेड इन द कोर्ट। अगर आपकी सुनी सुनाई एविडेंस है, चाहे उसे आप बेस्ट बनाओ, चाहे उसे रेलिवेंट रखो, लेकिन इसी ग्राउंड के ऊपर योर एविडेंस विल बी डिस्कार्डेड बाय द कोर्ट। नो, जीरो, बिल्कुल जीरो है ये, राइट। तो 3 प्रिंसिपल्स हैं हमारे पास। इन 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर जिसने काम कर दिया वो एविडेंस एक्ट का मास्टर हो गया। और इन 3 प्रिंसिपल्स के साथ चलना हर व्यक्ति की जरूरत है, राइट। तो उस जरूरत को ध्यान में रखते हुए आप सब क्या करेंगे, आप अपनी एविडेंस को लीड करोगे इन कॉन्सोनेंस विद सीपीसी एंड सीआरपीसी। तभी सीपीसी और सीआरपीसी अच्छे तरीके से कोर्ट अप्लाई कर पाएगा जब ये रेलिवेंट फैक्ट होगा, बेस्ट एविडेंस होगा और हियर से नहीं होगा। Yes, I have understood, sir. ओके। अब दोस्तों आगे चलते हैं। हमने एविडेंस की बात करी, इतनी देर हमने एविडेंस की बात करी, ठीक है। ये एविडेंस क्या है ये समझना जरूरी है। मैटर इश्यू हमने देख लिया है, उसके साथ होना चाहिए एविडेंस, फैक्ट रेलिवेंट फैक्ट होना चाहिए, हियर से नहीं होना चाहिए। लेकिन ये है क्या प्रॉब्लम, व्हाट इज दिस। ये जो एविडेंस है इसको डिफाइन किया गया है बड़े सिंपल वर्ड्स में। देयर आर सो मेनी डेफिनेशंस ऑफ इट, राइट। ऑल स्टेटमेंट्स, याद रखना आप जरा थोड़ा सा, ऑल स्टेटमेंट्स थोड़ा स्पेलिंग्स का मिस्टेक हो सकता है बीच में, यू डोंट बॉदर इट, ठीक है। लेकिन इस चीज को आपने समझना है, क्योंकि बोर्ड पे लिखने की मुझे भी अभी थोड़ी आदत नहीं है और कई चीजें स्लिप कर जाती हैं। बट एनी हाउ, ऑल स्टेटमेंट्स which the code permits or requires to be made before it by witnesses. All statements which the code permits or requires to be made before it, किसके, कोर्ट के बिफोर, ठीक है, permits or requires to made before it by the witness in relation to matter of fact under inquiry। समझ गए। ऐसी स्टेटमेंट्स जो कि कोर्ट परमिट करता है या रिक्वायर करता है, किस लिए, इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट,
मैटर ऑफ फैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी केस का मैटर ऑफ फैक्ट इन इशू, उसकी इंक्वायरी के लिए कोई भी स्टेटमेंट है जो कोर्ट एडमिट करता है या चाहता है, उसे हम कहते हैं एविडेंस। सिंपल लैंग्वेज के अंदर है। इफ यू गो थ्रू द बेयर definitions of evidence act, you will get maximum many of the definitions, they will puzzle you, and there will be many definitions which we could not understand properly, but in a nutshell अगर मैं कहूं तो ये एविडेंस का मतलब सिर्फ इतना सा है कि स्टेटमेंट्स हैं, ये स्टेटमेंट्स हैं, कोर्ट चाहता है या कोर्ट में एडमिट की जाती हैं, किस लिए? मैटर इन इशू या मैटर ऑफ फैक्ट को प्रूव करने के लिए, राइट? तो ये है दोस्तों, और ये होती है दो तरह से रहती है स्टेटमेंट्स। ओके, वन इज ओरल, मुंह से बोलकर स्टेटमेंट्स। सेकंड है डॉक्यूमेंट्री। ओके, आप जानते हैं इस चीज को, लेकिन ये पढ़ाना जरूरी है, बताना जरूरी है, टच करना है। अगले टॉपिक्स को जब हम टच करेंगे तो हम बेसिक सी चीजों के साथ, तो समझ गए फ्रेंड्स? स्टेटमेंट्स एडमिटेड बाय द कोर्ट टू रीच द कंक्लूजन, टू गेट द मैटर ऑफ फैक्ट, to establish the matter in issue, ओके? और ये दो तरह से रहता है स्टेटमेंट, या ओरल या डॉक्यूमेंट्री। इन दो चीजों के ऊपर हम फोकस करेंगे। तो एविडेंस की वैल्यू, एविडेंस की जो हमने डेफिनेशन थी वो समझ ली, आपने समझ ली, और यहां से आगे आप चलेंगे हम मेन एक्ट की ओर। तो जितनी भी ये चीज थी, adjective law, process to help CPC and CRPC, statements, वहां उस स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए क्या प्रोसेस था, CPC और एविडेंस CRPC को कोर्ट कैसे यूटिलाइज करेगा, उन सब चीजों के लिए जरूरत थी एविडेंस की, और इस एविडेंस को हमने डिफाइन किया है एविडेंस एक्ट के अंदर। तो इन सब प्रिंसिपल्स को जो हमने प्रिंसिपल्स देखे, they all are in evidence act and they all are to support the procedure under civil as well as in criminal side। तो फ्रेंड्स अभी यही रुकूंगा, क्योंकि अगला टॉपिक शुरू करूंगा तो बीच में टर्मिनेट हो जाएगा। इन द मीन टाइम किसी का कोई डाउट है तो वो से आप बोल सकते हैं, बिकॉज वी वुड हैव सम टाइम। मैं देखता हूं कितना टाइम, अगर किसी का कोई अभी तक का डाउट है तो वो आप बोल सकते हैं मुझे। Then I will start in the next class.